अच्छा देखो ये हमारे ना 5 क्वेश्चन है, इसको ना ज्योमेट्री के क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 ये सारे ना ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, ज्यामिति के। और फिर एक क्वेश्चन जो है ना ये प्रूफ करना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये 5 में से ना देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस दी हुई आकृति में देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कहता है इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? जब एक ही सेंटर से ना 2 सर्कल खींचे जाते हैं अलग अलग रेडियस के, तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, यानी संकेंद्रीय वृत्त। देखो ये सेंटर है, इससे एक सर्कल खींचा है, फिर इसी सेंटर से एक और दूसरे रेडियस का सर्कल खींचा है। आगे कहता है एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है, तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई 5 और छोटे वाले की कितनी हो गई 3 हो गई। बोलता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P एक बाहर बिंदु P से, एक्सटर्नल पॉइंट को क्या बोलते हैं P, एक बाहर बिंदु P से टेंजेंट PA और PB खींचा गया। देखो यहाँ से एक टेंजेंट खींचा गया PA, स्पर्श रेखा PA, और एक और स्पर्श रेखा PB खींचा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो दोनों में अंतर है। ये बाहर वाले सर्कल पे टेंजेंट है और ये वाला अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट है। तो बोलता है इफ AP 12 सेंटीमीटर, यानी AP की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो फाइंड द लेंथ ऑफ BP। तो हमें ये वाले टेंजेंट की लंबाई BP निकालना है। पर्सन आगे समझ में? अब देखो इसको, हाँ अब देखो इसको ऐसे करेंगे हम ना, पहले इसको कंस्ट्रक्शन से इसको मिला देंगे। इसको क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो बताओ ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, है ना। फिर मैं इसको सेंटर को इससे मिला दूं अगर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें फिर पाइथागोरस लगाओगे तो 12 और 5 में पाइथागोरस लगाने से 13 आ जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना जाएगा? ठीक है, फिर इसको भी मिला लोगे ना इससे, तो ये भी रेडियस हो जाएगा। और इसकी रेडियस की लंबाई कितनी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी 3। इसकी रेडियस की लंबाई 3 हो जाएगी। और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये भी 90 हो गया। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें भी पाइथागोरस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो ये 90 है, इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बेस निकालना है। तो बताओ अब ये बेस निकल जाएगा ना, तो दोनों में पाइथागोरस लगाना है। पहले ऊपर वाले में पाइथागोरस लगा के 30 निकाल लेंगे, फिर इसमें पाइथागोरस निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ। तो चलो अब पहले मैं लूँगा इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? हमें फाइंड क्या करना है, पता चल गया ना सबको। फाइंड करना है BP। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल कौन सा AOP, ये रहा AOP, दिख गया। AOP में 90 कौन है? एंगल A 90 है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पेपर में पूरा लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बताओ इसमें कितना लूँ? OP का स्क्वायर। 13 तो मैं निकालूंगा ना, मैंने पहले ही बता दिया। OP का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और बेस क्या हो जाएगा 12 का। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों जुड़ के 169। ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या चढ़ जाता है अंडर रूट। तो ये 169 का अंडर रूट चढ़ गया। तो OP की लंबाई क्या आ जाएगा 13। बोलो आगे समझ में? अगर ये 13 आ गया तो फिर सेम ऐसे ही ये ट्रायंगल में ये भी 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OBP, एंगल B यहाँ पे क्या है 90। ये क्यों है 90? तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग थ्योरम 10.1। 1 है कि 2 है? 1। यहाँ पे भी लिखना था यूजिंग ये 90 के पास फ्रॉम थ्योरम 10.1। नहीं तो पेपर में पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। यहाँ पे थ्योरम लिख रहे हैं, पेपर में ना पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी कि रेडियस जो सेंटर को मिलाने वाला रेडियस होता है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लंब होता है। ठीक है, अब इसमें भी लगा देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ इस वाले ट्रायंगल में ये 90 हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा 13 का स्क्वायर।
और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर और बेस हो जाएगा ये बीपी का स्क्वायर, नहीं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बीपी का 13 का स्क्वायर 169 और ये जो बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस बीपी का 9 इधर घट जाएगा तो 160 बचेगा ना। अब ये स्क्वायर आके क्या चढ़ जाएगा इस पे रूट, तो बस आ गया आंसर रूट 160। अब इसका फैक्टर करना पड़ता है तो 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से करेंगे 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से डिवाइड देने पे 5 और फिर 5 से कट गया 1। तो अब जोड़ा मिलाओ 2 2 2 नहीं बना ना जोड़ा, तो बस 2 2 का बना तो यानी 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा 5 दूनी 10। तो ये आपका सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा टेंजेंट की लंबाई। समझ में आ गया। सेम ऐसे ही अगला को प्रश्न है। इफ ए पॉइंट P इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सेंटर O से एक पॉइंट P 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम एक सर्कल बना लेंगे ऐसे और इसका सेंटर O मान लेंगे और O सेंटर से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर उसने बोल दी है, ठीक है। फिर ये कहता है सुनो द लेंथ PT ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि हमने ना एक टेंजेंट खींचा है PT, एक हमने टेंजेंट क्या खींचा है इसकी लंबाई कहता है 12 सेंटीमीटर खींचा है टेंजेंट। तो बोलता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सिर्फ रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, तो ये टेंजेंट हो गया, इसको मिला दोगे तो ये रेडियस निकालना है। तो हमें पता है कि ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो पहले लिख देंगे वी नो दैट, पहले वो लिखेंगे हम जानते हैं थ्योरम 10.1 लिख देंगे, उससे क्या हो जाएगा OTP 90 हो जाएगा ना। फिर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना। फिर बताओ फार्मूला तो हाइपोटेनियस, ये देखो 12 को लोगे किसको लोगे, हाइपोटेनियस किसको लोगे, हाँ ये 90 है, इसके सामने वाला 13। परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर जाएगा और ये बेस का स्क्वायर, ये इधर आगे घट जाएगा ना, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला सुना है ना ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार, अब बताओ एक बार प्लस करने पे 25 हो जाएगा और माइनस करने पे 1 हो जाएगा, तो 25 से कम 25 बराबर में बेस का स्क्वायर। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो स्क्वायर हट गया तो बस बेस आ गया 5। तो यानी रेडियस कितना आ गया, तो हम लिख देंगे सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस 5 हो गया, नोट करो। चलो देखो नेक्स्ट पर्सन है हमारा, इसमें कहता है प्रूव दैट, सिद्ध करो द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। अगर एक सर्कल है और इसके चारों ओर हमने एक वो खींचा हो पैरेललोग्राम, क्या खींचा हो तो वो रोम्बस होता है, ये प्रूव करना है। ये बोला है अगर कोई सर्कल है उसके चारों ओर हमने अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जाए यानी समांतर चतुर्भुज खींचा जाए तो वो रोम्बस यानी समचतुर्भुज होता है। तो हम ना पहले क्या गिवन है इस पे ध्यान दो, ये ए मान लो, ये बी, ये सी और ये डी, ये इसको टच करता है मान लो पी पे, क्यू पे, आर पे और, तो हम पहले लेट कर लेंगे ना कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विच सब्सक्राइब ऑन ए सर्कल, ऐसे लिख देंगे। तो विच इज सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल, ऐसे पूरा लिख लेना। अब लिखेंगे टू प्रूव डेट, और हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इसको हमें प्रूव करना है कि ये समचतुर्भुज है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या जरूरी होता है कि चारों साइड बराबर प्रूफ हो जाए, बस क्या हो जाए, क्योंकि पैरेललोग्राम तो पहले से है, तो आमने सामने की भुजाएं तो पहले से ही बराबर होंगी, तो आमने सामने वाली ए बी किसके बराबर होगी, DC के बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी। ऐसी AD वाला BC के भी बराबर होगा और पैरेलल होगा। तो पहले से आमने सामने के तो बराबर हो ही चुके हैं, बस रोम्बस प्रूफ करने के लिए अब चारों साइड बराबर प्रूफ करना है। तो यानी मुझे प्रूफ करना है कि AB वाला BC के बराबर है, BC वाला CD के और CD वाला AD के बराबर है ना। तो चारों भुजाएं अगर बराबर प्रूफ कर देंगे तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, और इसका सेंटर हमें हो दिया है।
चलो ठीक है, इसके अंदर अब क्या कैसे करेंगे देखो। पहले मैंने एक चीज़ पढ़ाया था कि एक सर्कल है, उसके किसी बाहर वाले पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचते हैं तो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं ना दो टेंजेंट, दोनों बराबर होती तो दोनों की जो लेंथ है, लंबाइयाँ, वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ऐसा वाला यहाँ भी दिख रहा है ना, ए को अगर पॉइंट मान ले बाहर का, तो ये बाहर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है, तो ये भी बाहर वाला पॉइंट हुआ, एक टेंजेंट इधर एक इधर, ये भी बाहर हुआ और ये भी बाहर, दिख गया। तो मैं लिख दूंगा कि ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। हिंदी में लिख देंगे ए वृत्त का बाह्य बिंदु है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 10.2 से थ्योरम 10.2। 10.2 क्या कहता है? कहता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? सेम। तो मैं क्या लिख दूंगा कि ए एस की लंबाई किसके बराबर लिख दूंगा? ए पी के। तो लिख देंगे थ्योरम 10.2 से ए एस इक्वल टू ए पी, इक्वेशन फर्स्ट। तो सेम ऐसे ही बी भी तो बाहर पॉइंट है, तो फिर लिख देंगे बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, लिख लोगे ना। तो फिर ये हो जाएगा बी क्यू बराबर बी पी, तो हम लिखेंगे बी क्यू बराबर बी पी। फिर ऐसे ही सेम सी भी क्या है? बाहर पॉइंट है, तो लिखेंगे सी इज एक्सटीरियर पॉइंट। तो फिर क्या हो जाएगा? सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर। फिर सेम ऐसे ही डी भी एक बाह्य पॉइंट है, तो लिख देंगे डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। फिर उससे क्या हो जाएगा? डी एस बराबर डी आर। ये क्वेश्चन 4 आ गया। तो 1 2 3 4। अच्छा, इसको लिखने का ढंग देखो मैंने कैसे लिखा। ए एस वाला ना इस तरफ लिखा, इस तरफ, और ए पी वाला उस तरफ। अब फिर ये लिखा ना, तो बी क्यू इस तरफ और ये वाला इस तरफ, फिर ये ऐसी सी क्यू इस तरफ, ये वाला उस तरफ, ऐसी एस डी इस तरफ, ये उस तरफ। इसलिए ना कि जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे ये बन जाए और इन दोनों को जोड़ने पे ये बन जाए, फिर इन दोनों को जोड़ने पे ये बन जाए और इन दोनों को जोड़ने पे ये, इसलिए ऐसे लिखा है। अब लिखेंगे एडिंग ऑल इक्वेशन। अब सभी इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। चलो ए एस को इससे ऐड कर दो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस इससे डी एस से, और सेम ऐसे ही ए पी बी पी प्लस हो जाएगा इससे सी आर डी आर, है ना, सी आर डी आर यहाँ तक। अब देखो इसको ऐड करो, ए एस को डी एस से ऐड करो चित्र में। तो ए एस को डी एस से ऐड करने पे क्या आ जाएगा बताओ? ए डी हो गया। ऐसे ये वाला बी क्यू सी क्यू जुड़ के क्या हो जाएगा? बी सी। ऐसे ए पी बी पी जोड़ने पे क्या आएगा? देखो ये रहा ए पी बी पी, ए बी हो जाएगा। सेम ऐसे ये वाला सी आर डी आर जुड़ के क्या हो जाएगा? सी डी। समझे? और मैंने यहाँ पे पहले लिखा था कि ए बी किसके इक्वल है? डी सी के। तो ए बी सी डी के इक्वल है, यानी तो ये दोनों इक्वल हुए, यानी ये लिखा कि ए बी डी सी के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको ए बी लिख के ऐड कर लूँ तो ये डबल ए बी हो जाएगा, नहीं? ऐसे ये ए डी बी सी देखो यहाँ पे बराबर थे ना, तो मैं इसको बी सी लिख के ऐड कर लूँ, क्योंकि दोनों सेम है यहाँ से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था ना, तो आमने सामने की साइडें पहले से इक्वल थी, तो सेम हो गया। तो ये डबल हो गया। अब डबल से डबल, तो बी सी वाला ए बी के बराबर हो गया। तो पहले आमने सामने के तो पहले ही बराबर थे, और अब अगल बगल वाले भी बराबर हो गया, यानी ए बी वाला बगल वाले के बराबर हो गया। तो आमने सामने की भी भुजाएं बराबर, अगल बगल की भी बराबर, तो चारों बराबर हुई ना, यानी तो लिख देंगे सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो चारों साइड बराबर हो गया, तो लिख देंगे सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो हम लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। ठीक है, नोट करो।